नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जो कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदानों के गर्भ से निकला है। और इसी क्रम में आज जो है उत्तराखंड 21वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिन्हें आप एक समाज सेवी कह दीजिए या उन्हें एक आंदोलनकारी कह दीजिए या आज के समय में एक सफल बिजनेसमैन। तो आइए हम बातचीत करते हैं जयदीप सकलानी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि उस समय का दौर जो था राज्य आंदोलनकारियों का, जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि 94 का वह समय था और उस समय तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे में आप लोगों का क्या वह दौर था, क्या कुछ उस समय का माहौल था? असल में ऐसा था, ये जो पूरा आंदोलन था ये जो 27% आरक्षण वाला जो मामला था उससे उभरा था आंदोलन। तो हमने ये सोचा कि जब यहाँ पे ओबीसी, अदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स 2% थे, तो 27% अगर थोप दिया जाएगा तो बाकी 25% लोग जो आएंगे वो हमारे मतलब के नहीं होंगे, मतलब हमारे स्टेट, हमारे इलाके के नहीं होंगे। तो उसका विरोध जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके ये जो राज्य आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कहा ठीक है, जब बरौनी जी बैठे थे जब भूखड़ ताल पे, तो लगा कि ये एक नई दिशा बनेगी, नई सोच होगी हमारे राज्य की। तो फिर जो 2% का जो 27% का जो आरक्षण था वो कन्वर्ट हो गया उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में। और फिर हमने कहा हमारा राज्य होगा तो हम अपनी सब कुछ हम तय करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। लेकिन अफसोस ये है कि 21 साल में जो सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। आंदोलन के समय कुछ सपने रहे होंगे आपके कि हमारा राज्य ऐसा हो, ऐसा बने, क्या कुछ वो सपने थे? हाँ, आंदोलन के बाद, आंदोलन में मतलब मकसद ही आंदोलन का ये था, क्योंकि होता क्या था कि पहले जो अधिकारी लखनऊ बैठते थे और वो उत्तराखंड की लिए योजनाएं बनाते थे। अब आप देखिए कि एक स्कूल लखनऊ में 100 रुपये में बनता है, और वही क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है तो सब जगह एक जैसी होंगी, तो वो 100 रुपये में तो वहाँ पहाड़ में बुनियाद ही नहीं खुदती। तो हमारा कहने का मतलब केवल ये था कि जो लोग जिन्होंने पहाड़ देखा है वो पहाड़ की योजनाएं बनाएंगे तो सही नियोजन, सही तरीके से नियोजन हो पाएगा और सही तरीके से बजट का आवंटन हो पाएगा कि पहाड़ के लिए कितना बजट चाहिए, प्लेन के लिए कितना चाहिए। एक स्कूल पहाड़ प्लेन में 100 रुपये का बनता है तो पहाड़ में वो 500 रुपये का बनेगा, 600 रुपये का बनेगा। तो ये सोच वाले हमें अधिकारी चाहिए थे। तो हमें लगा कि जब अपना राज्य होगा तो अपने अधिकारी होंगे, अपने लोग होंगे, देखेंगे, समझेंगे, जो पहाड़ को समझते हैं, जो पहाड़ को ऐश और अय्याशी का अड्डा नहीं समझते। क्योंकि लखनऊ बैठ के होता क्या था, वो लोग पहाड़ को केवल ऐश और अय्याशी का अड्डा समझते थे। जितने भी अधिकारी होते थे सब मई जून के महीने में आते थे पहाड़ का दौरा करने, सरकारी दौरे पे अपना तीर्थाटन करते थे। तो ये सब सोच थी हमारी कि अपना पलायन रुकेगा, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी होंगी, जो मॉरल, जो बेसिक नीड्स हैं उत्तराखंड की, पानी, बिजली और सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 4-5 चीज़ें थी, और एक पलायन रोकना, रोजगार जिसे कहते थे हम लोग। हमने कहा अपना स्टेट होगा तो अपना रोजगार भी होगा। लेकिन 20-21 साल में ऐसा कुछ धरातल पे आता हुआ दिखा नहीं हमको। तो क्या लगता है जिनके हाथों में विकास की ये डोर दे दी गई थी कि राज्य को और सुधारेंगे और निखारेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उस विकास पर काम हुआ है जिसके लिए अलग राज्य की मांग की गई थी? कई आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, क्या वो सपने पूरे हुए हैं आज? नहीं, बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। देखिए, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, मैं खुद देहरादून में रहता हूँ, ये हमारे उत्तराखंड के एजेंडे में थे भी नहीं। मतलब थे इन द सेंस कि हमें मालूम था ये लोग ये तो अपना भी डेवलप हो जाएंगे। असली चीज़ थी कि पहाड़ कैसे डेवलप होगा, पहाड़ में सड़कें कैसे पहुँचेंगी, पहाड़ में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे होंगी, पहाड़ में डॉक्टर कैसे चढ़ेंगे, पहाड़ में शिक्षक कैसे चढ़ेंगे, पहाड़ में रोज़गार कैसे उत्पन्न हो जाएगा। हम बागवानी की बात करते हैं, बागवानी में हम बार बार एग्जाम्पल सब लोग देते हैं हिमाचल की तर्ज पर। कभी इसे बोला कि हम इसको औषधि प्रदेश बनाएंगे, कभी कहा गया तीर्थाटन प्रदेश बनाएंगे, कभी टूरिज़्म डेवलप करेंगे, कभी कहा एडवेंचर टूरिज़्म डेवलप करेंगे। एडवेंचर टूरिज़्म डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास केवल औली है, जो राज्य बनने से पहले भी था। ठीक है, नया हमने कोई डेस्टिनेशन अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। क्या लगता है इस जिस प्रकार से कई समस्या आपने बताई है कि चाहे पहाड़ से लेकर हो, पलायन से लेकर हो, ऐसे में किनके, क्या किसी राजनीतिक कहे या कुछ और कारण कहे, क्या नकाराओं के हाथ में यह राज्य की बागडोर दे दी गई है? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया है उत्तराखंड के अंदर, सबकी डोर दिल्ली से बंधी हुई है। इन लोगों की जिम्मेदारी राज्य के प्रति नहीं है। इन लोगों की जिम्मेदारी दिल्ली, जो इनका नेतृत्व है, शीर्ष आला कमान जिसको बोलते हैं, इनका जिम्मेदारी केवल उनके प्रति है। वो जो तय करेंगे उसके हिसाब से ये लोग चलेंगे।
इन्हें यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं, और जनता के पास वो विकल्प भी नहीं है। ये तो कांग्रेस को वोट देगी, नहीं तो बीजेपी के वोट देगी। उपरांत अपने आप में अभी संघर्ष कर रही है। बाकी जो नई पार्टियाँ आई हैं इनका भी भविष्य कभी तो जल्दी कुछ भी करना जल्दीबाजी है। लेकिन मेरा ये मानना है, जहाँ तक पार्टी कोई भी हो, अगर उसका नेता क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा है तो आप उसको जिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आपदा के टाइम पे, अभी जो 2 दिन पहले जो आपदा आई है, 5-7 दिन पहले जो आपदा आई थी, उसमें कितने नेता थे पहाड़ के अंदर जो पहाड़ में थे। आप हेलीकॉप्टर में पहाड़ की वो भ्रमण करने जा रहे हैं, आप कितना पैदल चले, कोई पूछे किसी से? कोई पहुंचा इतने इंटीरियर्स में? कितने नेता रामगढ़ पहुंचे? हेलीकॉप्टर से आप गए, वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चले, हो गया बस। आप जाइए ना, रहिए ना उन गाँवों में, 1 हफ्ते रहिए उनके बीच में। जिस पोजीशन में वो रह रहे हैं आज की डेट में, आप भी रहिए उनके साथ उतने दिन तक। जैसे वो लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खाइए साथ में बैठ के, तभी तो समस्या पता चलेगी। असल में दिक्कत क्या है ना कि इस गर्दिश दौर की हालत तो देखिए। मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी नहीं, वो सत्ता में राज करने बैठे हैं, तो उन्हें कैसे पीड़ा होगी इनकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो है आप एक तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में अभी कहीं पे भी राज्य आंदोलनकारी जो अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, आप भी लगातार उनका साथ दे रहे हैं। कैसे हुआ, मतलब कैसे देखेंगे इसको कि आज जो जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष से अलग राज्य बना, आज वही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है? वही तो अफसोस है। अफसोस तो इसी बात का है। मतलब ऐसा रहता है ना कि कहीं भी राज्य की मांग, आंदोलनकारियों की मांग में खड़ा होना, नेचुरल अपने अंदर से वो चीज़ आ जाती है कि हमें लड़ना चाहिए, हमें अपने हकों के लिए जागरूक रहना चाहिए। 10% 36 आरक्षण की बात थी, आप क्यों नहीं दे सकते बताइए? क्या दिक्कत है देने में? आप विधेयक लेकर आइए ना। अगर आपका बिल राज्यपाल ने पास नहीं करा, 6 साल से राज्यपाल के पास पड़ा रहा है, डिफरेंट सरकारों ने भेजा, कांग्रेस ने भेजा, बीजेपी ने भेजा, 6 साल तक पड़ा हुआ है, तो आप उसे वापस बुलाइए, उसमें जो मॉडिफिकेशन करने करके वापस भेजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए क्योंकि राज्य को बने हुए लगभग 20 साल हो गए, 21वें में अभी प्रवेश हो गया है। ऐसे में अभी भी जो है एक बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगार, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनता जा रहा है। युवा बेरोजगार है। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है राज्य में, जबकि जो यहाँ पे जिनके हाथों पे सरकार, जिनकी सरकार है, उनका कहना है बीजेपी और हो चाहे कांग्रेस हो, बड़ी पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियाँ है, लेकिन एक छोटे से राज्य का विकास अभी भी कहीं ना कहीं अधर पर लटका है। हाँ, मैं बताता हूँ सर, रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमने बहुत पहले की बात है, एक सेमिनार हुआ था, तो हमने एक बात बोली थी। हमने कहा था कि एक्चुअली जब राज्य बनेगा तो कॉलेज भी आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी, हर लोग नए राज्य में जाना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। लेकिन गवर्नमेंट एक कंडीशन रख दे कि 3000 फीट की ऊंचाई पे बनाओगे तो हम आपको परमिशन देंगे। लैंड हम नहीं खरीदेंगे, लैंड आप डायरेक्ट कास्ट कार से खरीदिए, जिससे आपको लैंड खरीदिए, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको हम सिंगल विंडो सिस्टम में क्लियर कर देंगे। उससे होता क्या, मैं बताता हूँ अब आपको। सपोज़ करो यहाँ पे कोई एक पेट्रोल यूनिवर्सिटी है, या ग्राफिक यूनिवर्सिटी है, या और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जैसे ग्राफिक तो चलो भीमताल में खोला भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये यूनिवर्सिटीज़ 3000 फीट से ऊपर अपने कैंपस बनाती, ठीक है, अब लोग बोलेंगे पेड़ कटेंगे, आपने तो हाईवे के नाम पे पता नहीं कितने लाखों पेड़ काट दिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो यूनिवर्सिटी प्लांटेशन भी करती है, और अगर यूनिवर्सिटी डेवलप होती है कहीं पे, तो आप यकीन मान के चलिए कि 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो डेवलपमेंट तो हो गई होगा। अगर वो चीज़ होती तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता, तो पलायन रुकता। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए कि उत्तराखंड राज्य जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए माना जाता है, ऐसे में आपने बात करी तमाम जो रेलवे लाइन जा रही है या हाईवे है, ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता खो रहा है उत्तराखंड राज्य। नहीं देखिए, सुंदरता तो खैर मैं बिल्कुल मानता हूँ, विकास के लिए सड़कें भी जरूरी हैं, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन सड़कों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? केंद्र सरकार अपने बनाए हुए मानकों के खिलाफ जा रही है। कोर्ट ने कहा है इस बात को, तो इनको 7 मीटर ब्लैक टॉप चाहिए था, कोर्ट ने 5.5 मीटर तुम्हारा गवर्नमेंट का बनाया हुआ नॉर्म से, इन्होंने उसे मॉडिफाई कर दिया, 7 मीटर कर दिया। तो ये नहीं है ना, मतलब हम बिल्कुल मानते हैं डंपिंग जोन जो आपने बना रखे हैं पहाड़ के अंदर, वहाँ पे डंपिंग जोन में क्या डंप हो रहा है कबाड़? जो आप पहाड़ कटिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कटिंग कर रहे हैं, वो डंपिंग जोन में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो कौन देखेगा? आपने जो प्लांटेशन की बात करी, कितने प्लांट आपने लगाए? अभी देखिए, अभी आप जोलीग्रांट हवाई अड्डे का विस्तार कर रहे थे, 10,000 पेड़ काटेंगे आप। दूसरी बात, फिर आपने कहा कि हम ये क्या नाम है इसका, एक साइंस पार्क बनाने की बात कर रहे हैं बाला वाले में, वहाँ भी पेड़ कटने की बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं मोंड के जंगलों में जो है वो एलिवेटेड रोड बना के 11,000 पेड़ आप वहाँ काटने वाले हैं। कितना डिस्टेंस कम होगा? 11 मिनट, जो इन्होंने बताया है
कि 11 मिनट का डिस्टेंस कम हो जाएगा दिल्ली देहरादून के बीच में। तो दिल्ली देहरादून के बीच में दूरी कम करने से लेकर 11,000 पेड़ों की बलि देना क्या जरूरी, मैं तो वो समझ में नहीं आता है। चलिए कार्यक्रम के अंत की ओर अब हमें और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस प्रकार से आज के युवा जो है इस राज्य में है और उन्हें नहीं पता कि किस संघर्षों से जो है ये आंदोलन, कितने आंदोलनकारियों के बलिदानों से ये राज्य मिला है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे हम? देखिए, हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो उत्तराखंड आंदोलन से कनेक्टेड है, मुजफ्फरनगर कांड से, बेसिकली स्पेसिफाइड मुजफ्फरनगर कांड से है। वो डॉक्यूमेंट्री हमने एक बार टाउन हॉल में प्रदर्शित करी थी और एक बार फिल्म फेस्टिवल में भी गई है। उस पर हम थोड़ा और काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी, बल्कि मेरे सरकार से भी निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सरकार से, कि उत्तराखंड आंदोलन पर एक चैप्टर टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। दिक्कत यह है कि लोगों को पता ही नहीं है उत्तराखंड, क्योंकि एक जनरेशन निकल गई पूरी, 20 साल हो गए। भाई जो बच्चा 1 साल का था वो आज 21 साल का हो गया। जो बच्चा 94 में पैदा ही नहीं होता उन्हें आंदोलन पता ही नहीं होगा, तो उनको ये नहीं पता कि राज्य किस तरीके से लिया गया है। तो मेरा ये मानना है सरकार से, मेरे निवेदन है कि एक तो उत्तराखंड आंदोलन पे एक चैप्टर यूनिवर्सिटी से लेके, मतलब प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के लेवल पर अलग अलग होना चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन पे कई लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग हमारे पास भी आए थे, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, कई लोग रिसर्च कर रहे हैं उत्तराखंड आंदोलन पे। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन मेरे ख्याल से मेरी याददाश्त में तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यह थे हमारे साथ समाज सेवी, आंदोलनकारी और एक आज के समय में एक बड़े व्यवसायिक जयदीप सकलानी जी, जिन्होंने कहा कि आज के युवाओं को, जो उत्तराखंड के युवा हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड कितनी मुश्किलों के बाद, कितने आंदोलनकारियों के बलिदानों, उनके संघर्षों के बाद हमें मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और उनके रोज़गार को लेकर एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाना चाहिए। ऐसे ही देखते रहिए समय साक्ष्य, अन्य ऐसे ही सरोकारों से मिलने, ज़मीन से जुड़े व्यक्तियों से मिलने के लिए समय साक्ष्य देखते रहिए। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।